हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग को देखेंगे। गॉस के नियम की सहायता से हम किसी भी आकार के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह बिंदु आवेश हो या फिर ना हो। तो सबसे पहला जो हम निकालेंगे वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं हमारे पास एक तार है जो अनंत लंबाई का है। तो ये हमारा तार है अनंत लंबाई का, और इस पर हम आवेश ले लेते हैं धन आवेश। अब इस तार के निकट हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि इस अनंत लंबाई की तार की हम केवल यल लंबाई पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मानते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और ये लंबाई यल है, तो इस लंबाई को हम यल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले गॉस का नियम अप्लाई करने से पहले जहाँ भी हमें गॉस का नियम अप्लाई करना होता है वहाँ पर एक गॉसियन सतह होनी चाहिए, या फिर वो आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो अभी हमारा आवेश बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो इसको बंद करने के लिए हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो सममित हो, अर्थात जिसकी इससे दूरी समान हो। तो हम इसके चारों तरफ एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करने वाले हैं, और हम इसके चारों तरफ एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करेंगे। इसी पृष्ठ को हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। तो ये हमने निर्माण किया एक काल्पनिक पृष्ठ का, जो कि गॉसियन पृष्ठ है। अभी तक ये आवेश बंद पृष्ठ के अंदर नहीं था, लेकिन अब ये आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो गया है, तो यहाँ पर हम गॉस का नियम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर बन रहा है। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बनेगा, और इस दिशा में, और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अगर तार पर आवेश है तो वहां से बल रेखाएं चारों दिशा में निकलेंगी, अर्थात चारों तरफ बल रेखाएं बनेंगी कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु है मध्य का, तो हर दिशा में हमें बल रेखाएं मिलेंगी इस प्रकार से। और ये हमारा है बेलनाकार सरफेस। ऊपर से हम देखेंगे तो हमें हर दिशा में बल रेखाएं निकलती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो हम इस पर एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, जिसे हम क्षेत्रफल अवयव डीए कह सकते हैं, और इसकी जो दिशा होगी वो इधर होगी। डीए बिल्कुल ई की दिशा में है। बेलन की सतह पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं डीए। डीए और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। अब हमें निकालना है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हमने बताया था फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल हमारा डी ए है, तो इसे हम डी ए लिखेंगे, ई डॉट डी ए। ये जो फ्लक्स है ये सिर्फ इतने से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स है, हमें पूरे सतह से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, इसलिए हम इसका कर देंगे समाकलन। तो कुल सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब ई और ए के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई डॉट डी ए को लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा मान ई डी ए। अब हमें इसका करना है आगे समाकलन। तो इसके लिए हम लिखेंगे फाई बराबर ई।
अब ई और डीए में ई एक विद्युत क्षेत्र है जिसका मान निश्चित है, क्योंकि अगर तार पर आवेश परिवर्तनशील नहीं है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो भी निश्चित होगा। तो ई एक निश्चित मान है, परंतु डीए एरिया बदलेगा। जैसे जैसे हम क्षेत्रफल को बढ़ाते जाएंगे एरिया का मान बदलता जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना है डीए का समाकलन। डीए बेलन पर एक छोटा सा सतह है और हमें चाहिए बेलन का पूरा सतह। तो इस बेलन पर ऐसे सभी छोटे छोटे सतहों को हम जोड़ते जाएंगे तो हमें अंत में पूरे बेलन का सतह प्राप्त होगा। अर्थात इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ जो कि होता है 2 पाई। अब अगर इसकी त्रिज्या को हम r मान लेते हैं तो ये वाली लंबाई हम r मान लेते हैं और बेलन की लंबाई l है तो ये हो जाएगा फाई बराबर E इंटू 2 पाई r l। तो यहाँ से हमें वैद्युत फ्लक्स का मान पता चल गया। अब एक वैद्युत फ्लक्स हम गॉस के नियम से निकालते हैं, तो हम अप्लाई करेंगे गॉस का नियम। गॉस के नियम से हम जानते हैं गॉस के नियम से फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि इतने तार की लंबाई पर क्यू आवेश है, तो गॉस के नियम से यहाँ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, एक में है E 2 पाई r l और 2 में है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E बराबर हमें मिल जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को हमने कर दिया साथ में, ऊपर है Q और नीचे आ जाएगा RL। तो ये है अनंत लंबाई की तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें पता है कि यदि आवेश एक सीधी रेखा में स्थित हो तो हमें रेखीय आवेश घनत्व यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू बटे यल। क्यू बटे यल को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व, या फिर एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा बराबर क्यू बटे यल होता है, तो यहाँ पर क्यू बटे यल इसको हटा के हम कर देंगे लैम्डा और हमें ई बराबर मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। अब हमारे फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े हैं उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर भी इसे 4 पाई करने के लिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो अभी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से हमने गुणा किया, अब 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा बटे में आर। तो ये हो गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। तो इस प्रकार किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मानते हैं हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, तो हम एक चित्र बनाते हैं। ये एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है। इस पर हम धनावेश बना लेते हैं।
और उस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। अब इस चादर के एक ओर मान लेते हैं हम एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। ऐसा गॉसियन पृष्ठ जो इस बिंदु P से होकर गुजरता हो। तो हम इस पृष्ठ के चारों ओर एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। हमने कल्पना कर ली एक बेलन की, तो ये हम एक बेलन बना रहे हैं। ये ऐसा बेलन है जो इस बिंदु से होकर गुजरता है। अब इस चादर के दूसरी तरफ इसी के सममित एक और बिंदु होना चाहिए। इतनी ही दूरी पर उस बिंदु को हम मान लेते हैं P डैश। P डैश से भी यह बेलन गुजरेगा। तो इस बेलन के एक सिरे पर एक बिंदु है और दूसरे सिरे पर वही बिंदु है। अब दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, क्योंकि दोनों तरफ ही ये जो चादर है हमारी, ये अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार की है तो इसके दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र लगभग समान होगा। अब हमें निकालना है कि वैद्युत फ्लक्स किधर बनेगा। तो अगर इस पृष्ठ के हम इस वाले भाग पर देखें तो इधर साइड हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आवेश चादर पर है। तो बल रेखाएं चादर के दोनों तरफ निकलेंगी। एक बल रेखा इधर निकलेगी और कुछ बल रेखाएं इधर निकलेंगी, लेकिन ऊपर और नीचे की दिशा में हमें कोई बल रेखा नहीं प्राप्त होगी। मान लेते हैं कि ये हमारी चादर है, तो चादर के इधर बल रेखा निकलेगी और इधर भी बल रेखा निकलेगी, लेकिन ये चादर की लंबाई अनंत है, तो ऊपर और नीचे बल रेखा की संभावना नहीं है। तो कुछ बल रेखाएं इस तरफ हैं जिनके कारण ई विद्युत क्षेत्र बन रहा है, और कुछ बल रेखाएं इधर हैं जिनके कारण ई विद्युत क्षेत्र बन रहा है। अब हम इस पर एक छोटा सा वैद्युत क्षेत्र या फिर क्षेत्रफल ले लेते हैं, जिसे हम ई मान लेते हैं। तो इस पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिया। इस साइड भी हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कट कर लेते हैं डीए। अगर यहाँ पर भी हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कट करें डीए, तो डीए की दिशा इधर है और ई की दिशा इधर है। ई और डीए के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। लेकिन सिरों पर, बेलन के दोनों सिरों पर ई और डीए के बीच में 0 डिग्री कोण है, तो दोनों तरफ बल रेखाएं हैं जिनके कारण विद्युत फ्लक्स बनेगा। अब हमें इतना कंफर्म हो गया है कि बेलन के दोनों सिरों पर वैद्युत फ्लक्स बनेगा। अब वो फ्लक्स कितना होगा हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। हमारा पहला टॉपिक है बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई बराबर, इधर के लिए हम लिखेंगे ई डी ए और इधर के लिए भी लिखेंगे ई डी ए। तो यहाँ पर इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए प्लस इंटीग्रल ई डी ए। अब यहाँ पर दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र निश्चित है, तो ई कांस्टेंट मान लेंगे और डी ए का हम करेंगे समाकलन। डी ए का समाकलन करेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा और ये वाला एरिया मिलेगा। तो इस एरिया को हम ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई बाहर हो जाएगा इंटीग्रल डी ए प्लस यहाँ भी ई को बाहर करेंगे और इंटीग्रल डी ए। ये हो गया ई। डी ए का समाकलन
डीए एक छोटा-सा एरिया है किनारे पर, अगर इसका समाकलन करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिलेगा। तो डीए का समाकलन हम कर देते हैं ए और इसी तरीके से यहाँ भी डीए का समाकलन हो जाएगा ए। अब ईए और ईए मिलके हो जाएगा 2ईए। तो इस प्रकार से हमें फ्लक्स का मान पता चल गया है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम लिखते हैं गॉस के नियम से गॉस के नियम से हमें फाई बराबर मिलेगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि जिस एरिया पर हमें तीव्रता निकालनी है वहाँ पर कुल आवेश क्यू है। अब हमारे पास दो समीकरण है, ये पहला और ये दूसरा। दोनों से हम सॉल्व करके ई का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हमें मिलेगा 2ईए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ई बराबर आ जाएगा क्यू बटे 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया ई का मान। अब यहाँ पर हम चाहें तो आवेश पृष्ठ घनत्व भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश पृष्ठ घनत्व, ये होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। अब इस फॉर्मूले में क्यू बटे ए दोनों है, क्यू बटे ए को हम लिख देंगे सिग्मा। तो यहाँ से हमें ई बराबर मिल जाएगा क्यू बटे ए हो जाएगा सिग्मा और फिर बटे में बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अचालक चादर के निकट किसी भी ओर विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है ये बेलन लिया है। अब यहाँ पर फ्लक्स सिर्फ किनारे बन रहा है, ऊपर तो बन नहीं रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पर एक घनाभ या घन भी बना लेते हैं गॉसियन पृष्ठ के रूप में, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम घनाभ बनाते हैं तो इधर फ्लक्स बनेगा, इधर बनेगा और दोनों सिरा समान रहेगा। तो ऐसे केस में हम कोई भी आकृति उपयोग में ला सकते हैं। अब हम आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि अनंत विस्तार और सीमित मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। तो हम एक प्लेट बनाते हैं जिसकी मोटाई हम सीमित रखेंगे। ये एक प्लेट है, प्लेट का मतलब बहुत बड़ी प्लेट है जिसकी मोटाई सीमित है। अब जब हम इसे आवेश देंगे तो आवेश इसके दोनों सतह पर फैल जाएगा, ये पहली सतह और ये दूसरी सतह। मान लेते हैं हमने इसे धन आवेश दिया तो धन आवेश दोनों तरफ ही वितरित हो जाएंगे अपने आप। तो धन आवेश इसकी दोनों सतह पर बराबर वितरित हो गए हैं। अब इसकी दो सतह के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो मान लेते हैं पहली सतह के कारण यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं। इस P पर पहली सतह के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इधर की दिशा में बनेगा, प्लस से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। तो इसको मान लेते हैं E1। पहली सतह के कारण विद्युत क्षेत्र E1 और इस दूसरी सतह के कारण विद्युत क्षेत्र भी उधर बनेगा। तो इसको भी हम मान लेते हैं E2। दोनों एक ही दिशा में बन रहे हैं दूर की तरफ। अगर हम इधर भी कोई बिंदु ले लें तो इधर भी 1 के कारण विद्युत क्षेत्र इधर बनेगा E1 और 2 के कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर बनेगा E2। दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में बन रहे हैं। अब हमें E1 और E2 के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अगर हम इसकी केवल एक सतह को देखें तो इसे हम चालक की तरीके से मान सकते हैं। जैसे अभी हमने दूसरा डेरिवेशन किया था उसमें एक अचालक चादर थी, तो इसका अगर एक सिरा हम देखेंगे
तो वो भी हमें एक चादर के समान ही दिखाई देगा और दूसरा सिरा भी एक चादर के समान। तो दोनों सिरों को अगर हम चादर मान लें तो चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सतह एक के कारण विद्युत क्षेत्र सतह एक के कारण विद्युत क्षेत्र हमने माना है E1 और इसका मान हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट अगर इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब सतह दो के कारण विद्युत क्षेत्र सतह दो के कारण विद्युत क्षेत्र तो ये हो जाएगा E2 और E2 का मान भी वही होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि आवेश समान है दोनों सतह पर तो विद्युत क्षेत्र का मान भी समान होगा। अब दोनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में है तो कुल विद्युत क्षेत्र के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 प्लस E2। E1 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट E2 का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा सिग्मा और सिग्मा जुड़ के हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 से 2 कट जाएगा और E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यही विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ होगा इस साइड भी और इस साइड भी। तो आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास मान लेते हैं दो प्लेट है। पहली प्लेट है जो धन आवेशित है इस पर है धन आवेश और एक प्लेट और हम लेते हैं जो इसके समांतर रखी है और इस पर है ऋण आवेश। तो ये दो प्लेट हो गई, ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2। एक के कारण विद्युत क्षेत्र E1 और दो के कारण E2 होगा। तो अब हम बात करते हैं प्लेटों के बाहर। अगर बाहर हम देखें तो एक के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो धन से दूर की ओर बनेगा तो E1 होगा दूर की तरफ। अब दूसरी प्लेट ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित के कारण विद्युत क्षेत्र ऋण की ओर बनता है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनेगा E2 की ओर। तो E1 और E2 दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं और दोनों का मान बराबर होगा क्योंकि दोनों पर आवेश घनत्व तो बराबर है तो E1 E2 का मान भी बराबर आएगा। तो ऐसे केस में E1 E2 बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यही केस इधर भी होगा, E1 E2 एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे और कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर बीच में हम एक बिंदु P लेते हैं तो बीच में प्लेट एक के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक से दूर की तरफ होगा। E1 एक से दूर की तरफ। अब अगर E2 प्लेट दो के कारण विद्युत क्षेत्र E2 देखें तो ऋण के कारण विद्युत क्षेत्र ऋण की ओर होता है तो इसके ऋण के कारण विद्युत क्षेत्र E2 ऋण की तरफ होगा। तो ये हो गया E1 और E2। धन के कारण विद्युत क्षेत्र धन से दूर की ओर और ऋण के कारण ऋण की ओर। दोनों एक दिशा में है तो यहाँ पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा। लेकिन प्लेट के बाहर के विद्युत क्षेत्र कैंसिल हो जाएंगे और प्लेट के बाहर कोई परिणामी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेट एक के कारण विद्युत क्षेत्र
तो यहाँ पर हमें 2 स्थितियाँ मान लेते हैं। पहली स्थिति हम मान लेते हैं, हम निकाल रहे हैं प्लेटों के बीच में। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो सबसे पहले प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र होगा E1। अब अगर यहाँ पर आवेश घनत्व हम सिग्मा मान लेते हैं, तो E1 बराबर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यह भी प्लेट एक चादर के समान बिहेव करेगा, क्योंकि अचालक चादर है। चालक चादर अनंत लंबाई की हो तो उसे हम पिछले फॉर्मूले से ही हल कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र। प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2। E2 पर भी आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसका भी मान होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच में दोनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो हम निकालेंगे प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से E बराबर हमें मिलेगा E1 प्लस E2। E1 और E2 को हम जोड़ देते हैं। E1 का मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हमें मिलेगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये था प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। अब हम प्लेटों के बाहर की बात कर लेते हैं। प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बाहर हम देखें तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी के लिए हम दोनों को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे E1 माइनस E2। अब E1 का मान भी है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान भी है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 0। तो प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है और यह है मध्य में। मध्य में विद्युत क्षेत्र है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट।